हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में 2019 से लेके और 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनका आंसर कराऊंगा और 1 नंबर का क्वेश्चन पहले कराऊंगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आसानी से आप लिख भी लेंगे और आपको बोर्ड में जो है बड़ा सहायता करेगा और आपका जो परसेंटेज बनेगा उसमें आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। तो आप देखिए, पहले 2019 के पेपर से उठा रहा हूँ मैं आंसर पेपर 1 अंक का, और इसमें पेपर सेट है 348 FR, 348 FR का पेपर उठा रहा हूँ। आपके पास भी आंसर होगा, आप उसमें देखिएगा। 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले पूछा है कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये फिगर है, मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा आसानी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये दूसरे के करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन, सॉरी नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं दूसरे में, तो उस 5 क्वेश्चन को करा रहा हूँ। इसमें दूसरे का जो क है वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, और ख जो है प्रारंभ कर रहा हूँ यहाँ से। ख में क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र पूछा गया कि आवर्त चक्र क्या है। तो आप जानते हैं कि मादाओं में, मतलब स्त्रियों में, अनिषेचित अंडाणु, गर्भाशय की अंतः दीवार जिसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है, और 150 से 153 ml ब्लड जो है योनि मार्ग से 1 से 5 दिन तक स्रावित होता है, उसी को आवर्त चक्र कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मादाओं में अनिषेचित अंडाणु, गर्भाशय की अंतः दीवार या अंतः भित्ति भी लिख सकते हैं, के साथ 150 से 153 ml ब्लड का योनि मार्ग से स्राव होना आवर्त चक्र कहलाता है। आवर्त चक्र कहलाता है। मादाओं में अनिषेचित अंडाणु गर्भाशय की अंतः दीवार के साथ 150 से 153 ml ब्लड का योनि मार्ग से स्रावित होना आवर्त चक्र कहलाता है। आवर्त चक्र कितने दिन का होता है? तो आवर्त चक्र जो है 28 से 29 दिन का होता है। 28 से 29 दिन का होता है। और ये ब्लड का जो स्राव है 1 से 5 दिन तक चलता है। ब्लड का स्राव 1 से 5 दिन तक चलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गौ कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो आप जानते हैं कि वर्णांधता में क्या होती है। वर्णांधता में व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। वर्णांधता में व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे जो रेलवे का सिग्नल होता है उसको वो समझ में नहीं पाएगा और दुर्घटनाएं हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान
स्पष्ट नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता या होता है, जिसको अगर हम ड्राइवर रखते हैं रेलवे में तो वो सिग्नल पहचान नहीं पाएगा। अतः व्यक्ति रेलवे का सिग्नल या संकेत नहीं पहचान पाता है और दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। ये आपका हो गया कि वरानता से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होता है, अतः व्यक्ति रेलवे का संकेत नहीं पहचान पाता है और दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए वरान व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर नहीं रखा जाता है। घ दिया कि समझात और समरूपता में क्या अंतर है। घ क्वेश्चन पूछ रहा है कि समझात और समरूपता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समझात क्या होता है। समझात क्या होता है? समझात का मतलब कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो, वे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना समान हो, मतलब बने भी एक ही जैसे हो और दिख भी रहे हो एक ही जैसे, लेकिन कार्य उनका भिन्न भिन्न हो। वे अंग जिसका संरचना व उत्पत्ति समान हो किंतु कार्य भिन्न हो, उसे समझात अंग कहते हैं। समझात अंग कहते हैं। वे अंग जिनका संरचना व उत्पत्ति समान हो किंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समझात अंग कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं समरूपता क्या है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वे अंग जिसकी रचना व उत्पत्ति जिनकी रचना व उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो किंतु कार्य समान हो उसे समरूपता कहते हैं। उसे समरूपता कहते हैं। तो अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। समरूपता किसे कहते हैं, समझात किसे कहते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। समझात के मतलब जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो किंतु कार्य भिन्न हो, वो समझात है। और समरूपता जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो लेकिन उनका कार्य समान हो, उसको समरूपता कहते हैं। अब जो अंगा है, नागफनी के पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है, तो ये स्टार लगा हुआ मतलब कि ये एनसीईआरटी किताब से हटा दिया गया है। अब दूसरा सेट देखते हैं। दूसरा सेट में 348 FS है, ये FR की जगह पे FS होगा। अब इसको हटा रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टोटली आपको बोर्ड में जो है आपका परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन 2.5 लाइन लिखना होता है, आराम से लिख देंगे और ये 5 का 5 नंबर आपको मिल ही जाना है, तो निश्चित होता है और परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा इससे। तो अब दूसरे भाग में देखते हैं।
जो 348 अब दूसरा सेट है 348 को देखेंगे। 348 में जो दूसरा का क है कि दो कायिक परिवर्धन का नाम लिखिए। तो ये पहला चैप्टर का, ये चैप्टर निकाल दिया गया है एनसीईआरटी से, ये नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरे का ख देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ख, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। ख में कह रहा है कि मानव में 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। त्रिसूत्रता मतलब होता है ट्रायोसोमी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ट्रायोसोमी, और ट्रायोसोमी का फॉर्मूला होता है 2n+1, मतलब कुल गुणसूत्र संख्या में 1 की वृद्धि। तो 21वें नंबर गुणसूत्र पे 1 की वृद्धि हो जाती है तो टोटल संख्या 46 के स्थान पे 47 हो जाता है। तो ये जो होता है डाउन सिंड्रोम में होता है। तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा डाउन सिंड्रोम। आप सीधे लिखेंगे कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। अब इसका ग देखिए। ग में कह रहा है कि आभासी फल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आभासी फल मतलब झूठा फल, असत्य फल। इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि असत्य फल किसे कहते हैं या झूठा फल किसे कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि झूठा फल का नाम लिखिए, असत्य फल का नाम लिखिए। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये सब के सब जो है आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल है। तो इसका जो घ है, ग का आंसर है सेब, नाशपाती, ये जो है ये असत्य फल है। सेब और नाशपाती असत्य फल है, झूठा फल है। और आप यहाँ पे लिखते हैं कि आभासी फल में जो लिख सकते हैं कि सेब और नाशपाती जो है आभासी फल है, तो आपका आराम से 1 नंबर मिल जाएगा और आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब ग देखते हैं, घ देखते हैं। घ क्या है? घ में क्या पूछा जा रहा है? घ में कह रहा है कि डीएनए को केंद्रक में मिलाने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो फ्रेडरिक मिशर नाम के जो वैज्ञानिक हैं, फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने इसको पहचाना था। देखिए एक नंबर का इतना छोटा छोटा आंसर है। डाउन सिंड्रोम, सेब और नाशपाती और फ्रेडरिक मिशर, और 1 नंबर का है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर तो 100% मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखना क्या है, बस डाउन सिंड्रोम, नाशपाती या सेब और फ्रेडरिक मिशर, 1 नंबर बन गया आपका। अब अंग जो दिया गया है कि 2 बायोस्मी प्राणियों के नाम लिखिए। तो बायोस्मी इस समय स्टार तो लगाया गया, लेकिन ये है, ये पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी में है अंग। बायोस्मी में उभयचर और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं उन वो बायोस्मी होते हैं। उभयचर व सरीसृप। उभयचर और सरीसृप के जो प्राणी है वो बायोस्मी होते हैं। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन आपका 4 नंबर बन गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इतना छोटा क्वेश्चन है, तो आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से आपका परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आते हैं अगले सेट पर। ये सेट है 348 एफटी पे आते हैं। एफटी में क्या पूछ रहा है, इसको हटा दे रहा हूं। एफटी में दूसरा का पूछ रहा है कि लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिका मतलब अंतराली कोशिका, ये कहां पाया जाता है? तो वृषण में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वृषण में। वृषण में किस स्थान पे पाया जाता है? तो 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में। आप फिगर देखे हैं, थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वृषण का फिगर देखेंगे, ये वृषण का फिगर है। इस फिगर में जो है 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं और प्रत्येक वृषणीय पिंडक के बीच में अतिकुंडलित
1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इसी नलिकाओं के बीच में लीडिंग कोशिका यानी लीडिंग सेल पाया जाता है। इसी को लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका कहते हैं। और ये जो पिंडक है 250 पिंडक होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि वृषणीय पिंडक कितने होते हैं, तो 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। ऐसे 250 वृषणीय पिंडक, और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है, और उस नलिका के बीच में अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होती है। और ये जो है नर हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन 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 जो है स्रावित करता है। इसका ख कह रहा है कि उस फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है। तो आप ये विकास चैप्टर का है, विकास चैप्टर में पूछा गया ये क्वेश्चन। विकास चैप्टर का क्या है, इनका जो नाम है वो है लेमार्क। तो उनका नाम है लेमार्क। लेमार्क ने कहा था, ये विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका ग देखिए, ग में क्या कह रहा है। ग में कह रहा है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्वन होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण का द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो ये जो चना होता है, सेम होता है, मटर होता है, इनमें ऐसा होता है। तो आप आंसर लिख देंगे चना, मटर, सेम आदि। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन, देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 नंबर में, और आसानी से मिल जाएगा आपको 1 नंबर, और परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है। घ दे रहा है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह भी विकास का ही क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जैव विकास चैप्टर का है। इनका नाम है डार्विन। डार्विन ने प्रतिपादित किया था, और भारत सरकार द्वारा ये भी स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, तो ये निकाल दिया गया है, ये नहीं है। अब देखते हैं अगला सेट। अगला सेट है 348 FU। पूरा सेट करा दे रहा हूं, 2019 का पूरा सेट का बता दे रहा हूं। FU इसमें कह रहा है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो एक परिपक्व परागकण में दो कोशिका होते हैं। एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जो है जर्मिनेटिव सेल होता है। एक में ये जो दूसरा का क है, सेट नंबर 348 FU का दूसरा क है, ये पूछ रहा है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो परागकण में जो कोशिका होते हैं, 2 कोशिका होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल। 2 सेल पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल, यानी कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। ख कह रहा है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। मतलब क्लोनिंग संवाहक वेक्टर पूछ रहा है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर से है, जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर से पूछा गया है। और जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर जो है थ्योरी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा PBR 322 संवाहक जो है, इसका आंसर होगा। PBR का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलीवर, और R का मतलब होता है रोड्रीगेज। ये वैज्ञानिक का नाम है, बोलीवर और रोड्रीगेज बोलीवर और रोड्रीगेज, ये 2 वैज्ञानिक हैं और ये प्लाज्मिड है, इन्होंने ही खोजा था PBR 322। अब गौ जो क्वेश्चन पूछ रहा है,
गौ कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है। मतलब ये जो चैप्टर है तीसरा जनन से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। मतलब कि ये जो स्त्री का गर्भाशय होता है तो इसमें ये अंडाणु से अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो इसके बाहर जो ग्राफियन पुटिका होती है वो फटता है और फटने के बाद से अंडाणु मोचित होकर निकलकर यहाँ से इधर जाते हैं अंडवाहिनी की ओर। तो अंडाणु के निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन। ओवुलेशन ओवुलेशन की प्रक्रिया में क्या होती है, अंडाणु जो है मोचित होती है, निकलता है। फिर इसका घ कह रहा है, घ क्वेश्चन पूछ रहा है, घ क्या है? देखो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। शाकाहारी जीवों से अपने आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो उसको मांसाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करता है वो मांसाहारी कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी कहा जाता है। यहाँ आप लिख देंगे कि मांसाहारी। तो मांसाहारी, बस आपका आंसर तैयार हो गया। आप लिख देंगे कि शाकाहारी जीवों से अपने आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ता को मांसाहारी कहते हैं। क्वेश्चन पूरा और 1 नंबर आपका बन गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगला सेट देखते हैं। अगला सेट में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला सेट है एफ भी। ये एफ यू था, अब है एफ भी। एफ बी में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव के शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मेरे शॉर्ट वीडियो में अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। ख स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है। अब अंग जो है कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में जो नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकृत करके और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मतलब कि आप लिख सकते हैं दूसरा का आपको मेरा शॉर्ट वीडियो में अपलोड है, शुक्राणु का संरचना, आप वहां से देख सकते हैं। ख निकाल दिया गया है, नहीं है सिलेबस में इस समय। और गौ है दूसरा का गौ। तो गौ में कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा गौ है, गौ में कह रहा है कि भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे कि नील हरित शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे में आप लिख सकते हैं कि नास्टॉक, एनाबिना, एजोला, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब घ कह रहा है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अनिषेक फलन घ, ये दूसरे चैप्टर से है। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को, बिना निषेचन के फल बनने के क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल क्या है? संतरा, जैसे में आप लिख सकते हैं जैसे संतरा, अमरूद, संतरा, अमरूद आदि इसके एग्जाम्पल है। संतरा, अमरूद इसके एग्जाम्पल है। अब कह रहा है कि उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका अंग दिया है, अंग क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि उपभोक्ता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता क्या आते हैं? तो आप जानते हैं कि उत्पादक में हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उपभोक्ता में वो शाकाहारी व मांसाहारी आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से या हरे पौधों से बने भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे जीव, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों से प्राप्त करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों से प्राप्त करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोग भी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन, या कीट हो गए या अन्य जीव हो गए जो सब हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। अब ये भी सेट समाप्त हो गया। अब है सेट अगला 348 FW का सेट देखते हैं। इसको हटा दे रहा हूं। 348 FW का सेट में क्या दिया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको आसानी से 5 नंबर दे जाएगा और आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर बड़े क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो हो सकता है एग्जामिनर 1-2 नंबर काट सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, कोई गलती हो जाए तो 1 नंबर काट सकता है, 2 नंबर काट सकता है, लेकिन इसमें आप लिखेंगे तो 1 भी नंबर नहीं कटेगा, आपका फिक्स 1 नंबर मिल ही जाएगा। अब इसमें देखिए, इसका जो क है, बाह्य निषेचन किससे करते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये इस समय सिलेबस में है, स्टार लगा है लेकिन सिलेबस में है। अम्लीय वर्षा और मधुमक्खी पालन ये दोनों नहीं है। तो दूसरा का क आप देखते हैं, यहां से दूसरा का क का आंसर क्या दिया होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाह्य निषेचन किससे करते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर हो, तो उसको बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे मछली होती है, मछली का जो नर मछली होता है वो भी अपना शुक्राणु पानी के बहाव पे छोड़ देता है, और मादा मछली भी अपना अंडाणु पानी के बहाव पे छोड़ देते हैं, तो उनका निषेचन जो है बाहर होता है। अब बाह्य निषेचन की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे जीव जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, या आप लिख सकते हैं ऐसे, बाह्य निषेचन किससे करते हैं? तो लिखेंगे कि जब जीव शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं। और एग्जांपल में आप लिख देंगे मछली में बाह्य निषेचन होता है। एग्जांपल में आप क्या लिख देंगे? मछली। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ख और ग निकाल दिया गया है। इसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, जहां इस तकनीक का उपयोग मानव कल्याण में होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? अब यूरोपियन संघ फेडरेशन जो होता है उनके अनुसार अगर परिभाषा देखेंगे तो लिखा जाता है कि उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवधारियों, उनके अंगकों व आणविक अनुरूपों का समाकलन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आप वहां पे लिख लेंगे कि क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा। क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा? होता है कि उत्पादों व सेवाओं के लिए, परिभाषा सुन लीजिए, लिख लीजिएगा कि उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों, कोशिकाओं,
उनके अंगकों व आणविक अनुरूपों का समाकलन, उनके आणविक अनुरूपों का समाकलन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसका परिभाषा हो गया। अब कहां कहां इसका उपयोग होता है, तो आप लिख देंगे उसमें, घ में उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, वह, और कहा होता है कृषि में। आप जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से इंसुलिन बनाया जाता है और बेटी फसलें भी उसी के जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनाया जाता है, जिसमें सूक्ष्मजीव कम उसको हानि पहुंचाते हैं। अब जो अंगा है, आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का एक मानसिक चित्र बनाइए। तो आम का फिगर आप बना लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है तो ज्यादा समय का वीडियो इसमें बच्चे लोग कम ही देख रहे हैं, लोग स्किप कर दे रहे हैं लोग। अब वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, पूरा वीडियो देखिए आप लोग तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो आम का फिगर बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिगर आप बना लीजिएगा। अगला सेट है 348 FW था, अब यहाँ पे लिखना है FX क्या होता है। सबसे पहले पूछा है कि एक सामान्य भ्रूण कोश का चित्र बनाइए। तो ये आप दूसरा अध्याय में भ्रूण कोश का फिगर होगा, फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने में टाइम लगेगा और ज्यादा लंबा वीडियो होना ठीक नहीं है। दूसरा का ख है डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो डीएनए से डीएनए के निर्माण में दूसरा का जो ख है, डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो डीएनए से डीएनए के निर्माण में डीएनए विशिष्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। यहां आप लिखते हैं डीएनए विशिष्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। डीएनए विशिष्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। अब इसका ख पूछ रहा है, ख तो चुका, गौ पूछ रहा है कि मानव के शुक्राणुओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पीछे भी आया था क्वेश्चन और ये मेरे शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिएगा। घ पूछ रहा है कि एक पेड़ के, ये शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। घ पूछ रहा है कि एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। तो एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। उल्टा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो उत्पादक होंगे हरे पौधे होंगे और हरे पौधे की संख्या कम है किसके, उपभोक्ता के तुलना में। प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता की तुलना में हरे पौधे की संख्या क्या है, कम है। तो इसलिए हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, हमेशा उल्टा होगा। अब जो अंग दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र का चित्र बनाइए। अंग, टर्नर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र का रोग है और लिंग गुणसूत्र के रोग में जो 23वां जो गुणसूत्र होता है उसमें से एक गुणसूत्र निकल जाता है और एक गुणसूत्र निकल जाने के कारण जो बाह्य गुणसूत्र होता है वो X और 0 हो जाता है, X और 0 हो जाता है और X गुणसूत्र केवल एक बचता है और दूसरा यहाँ का जो गुणसूत्र होता है वो गायब हो जाता है, वो नहीं विभाजन नहीं हो पाता है, तो केवल X हो जाता है। अब यहाँ पे 46 के स्थान पे 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो टर्नर सिंड्रोम का रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये पूरा जो 2019 का जो सेट है वो संपन्न हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें कि ये वीडियो देखें लोग, उनको भी फायदा हो और आप निश्चित ही इसको देखें क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन और आपका बोर्ड में परसेंटेज बढ़ा देगा ये। तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।